आइंदा आने वाले दिनों में IMF की ईमा पर निगरान हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। अलबत्ता निगरान वफाकी वजीर तिजारत ने ये इंडिया दिया था कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाएगी, लेकिन मुमकिन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आप क्या देखते हैं, अगर यूटिलिटीज में मजीद इजाफा हो जाता है तो इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल हो पाएगा मुस्तकबिल में? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। सिर्फ इसकी यूटिलिटी के इजाफे से इसको रिलेट नहीं करते हम लोग। इसको पूरी दुनिया में इस वक्त डिमांड जो है, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो वीक हुई है। तो सबसे पहला मसला जो है वो कैपेसिटी फिलिंग का है कि पाकिस्तान से इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो डिक्लाइन है। जी। और हम उसको ऑर्डर्स लेने में जितनी भागदौड़ और जितने जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं, जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उनके साथ मुकाबला करने में इस वक्त बहुत हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये तो एक सबसे बड़ा इशू ये है। जी। दूसरा बड़ा इशू जो है वो इनकंसिस्टेंसी है, जो हमारे यहाँ डॉलर्स का जो उतार चढ़ाव चल रहा है, सेल्स और परचेज की पता नहीं लगता आपको किस दाम में माल बेचना है और किस दाम में खरीदना है। जी। ये इनकंसिस्टेंसी जो है ये कारोबारी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होती है। तीसरी चीज, अब आप जो यूटिलिटीज की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ भी रही हैं तो वो परसेंटेज देख लें किस परसेंटेज से बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास डॉलर और रुपये की पैरिटी अगर बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के फेवर में हो रही है, तो डेफिनेटली फिर प्राइसेस नहीं बढ़नी चाहिए। अब IMF की कंडीशंस को लेकर के अगर हम बात करेंगे, उसमें हमारी मालूमात जो है ना वो सिफर होती है। हमारे साथ ये कोई शेयर नहीं करता कि IMF से कंडीशंस जो है वो क्या क्या, जो आप अखबार में पढ़ लेते हैं वही होती है। जी। कागज तो किसी के साथ शेयर नहीं होता। तो बिल्कुल। जब आप अंधेरे में रहते हैं तो कारोबार को किस तरह से प्लान करेंगे, आपको पता नहीं है कि कौन सी कंडीशन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट बीट करने जा रही है, कौन सी कंडीशन जो है वो उसको होल्ड बैक करेंगे। इंटरनेशनल प्राइस में अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर चीजों की कीमत बढ़ रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो आपका पिछले दिनों में तकरीबन 5-6% जो है वो डॉलर वीक हो गया, जी। पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग हो गया और ये वीकनिंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है ना पॉलिसीज की और डिसीजन मेकर्स की जो शेयरिंग है स्टेक होल्डर्स के साथ, ये सबसे खतरनाक चीज है। बाकी पूरी दुनिया के साथ अगर कॉम्पिटिट करना है तो आपको देखना होगा कि रीजनल कंट्रीज में आपकी यूटिलिटीज की फराहमी, जिसको हम ये कहते हैं कि सप्लाई लाइन, वो किस तरह से चल रही है जी। और उनके प्राइसेस क्या है। आप अगर इसी चक्कर में इसी सर्कल में फंसे रहेंगे तो फिर आपकी ना एक्सपोर्ट, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो है, केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर, वो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ा देंगे। तो जो कंडीशंस नजर आ रही है, जो पॉलिसीज नजर आ रही है, उसके हिसाब से इट्स अनलाइकली कि एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाए। तो हमें इस एरिया पे काम करने की जरूरत है। और जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं वो तो डेफिनेटली कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है। हमारे टेक्सटाइल में अगर देखें तो स्पिनिंग की और जिनिंग की जो इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री है, जहाँ पानी के ROs वगैरह लगे, वो उन पे इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी सूरत में कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। यानी मसूद साहब, हम ये एज्यूम कर लें कि हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, हम अपना रेमिटेंसेस का भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारी एक्सपोर्ट मुसलसल डिक्लाइन हो रही है। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल की तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा गिरी है। तो अब वैसे भी विंटर सीज़न शुरू होने वाला है, तो गैस की सप्लाई की भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है किसी से मुलाकात करने का, या हुकूमत को आपने कोई खतूत लिखे हैं कि कोई तरसील को बहाल किया जाए ताकि अब आप अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकें? इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया? देखिए, बिजनेसमैन की मुलाकात जो है मिनिस्टर साहब से और दूसरे जो अहम लोग हैं उनसे होती रहती है, जो इस पर डिसीजन मेकर्स होते हैं। इस वक्त असेंबली नहीं है तो रजिस्ट्रेटर से मुलाकात नहीं होती है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल से, केयर टेकर से मुलाकात होती है। लेकिन इस सारे मामले में जो चीज मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि क्या मैं नहीं चाहता एक्सपोर्ट बढ़े, क्या मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, क्या मैं नहीं चाहता कि दुनिया में हमारा जो शेयर है, जो हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट का हो, एक्सपोर्ट्स का हो, वो बढ़ता चला जाए। बट ये सारी बातें वो सुनते भी हैं, करते भी हैं, बट हमें तो ये देखना है कि इस पे इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं, इस पे काम क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी। वो इंडिकेट, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप
आपको लॉजिकली चलना होता है ना, इमोशन से या स्टेटमेंट से तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है। तो वो लॉजिकल स्टेप्स क्या हैं जिनसे आपकी इंडस्ट्री जो है, जो 50, 60, 65% पे इस वक्त चल रही है, वो कैसे 70% पे आएगी, कैसे 80% पे आएगी, कैसे फुल कैपेसिटी पे जाएगी और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी। ऐसे तो स्टेप्स मुझे नजर नहीं आ रहे अभी। और मसूद साहब, इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है 22% पे। अगर ये अनचेंज ही रहता है तो क्या आप लोगों का सर्वाइवल है? और अगर इसमें कमी आती है, जो कि आनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन बकौल सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी होना शुरू हो गई है, रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो अच्छी बात है, और अगर अनचेंज रहता है तो आप लोग सर्वाइवल आपका मुश्किल हो जाएगा? देखिए, इंटरेस्ट रेट का जो ताल्लुक है वो आपके दूसरे मामलात से भी, आपके इन्फ्लेशन से भी ताल्लुक है। आपके इंटरेस्ट रेट एक्चुअली बढ़ा है इसीलिए गया है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें कमी हो जाए। जी। बट जब कारोबारी इदारे आपके 5-5, 10-10 साल के प्लान्स के ऊपर लोन्स लेते हैं और इंडस्ट्री को एक्सपेंड करते हैं, और उसके बाद वही इदारे जिन्होंने एक्सपेंड करना था वो 50-60% पे आ जाते हैं, और वो जो उन्होंने बोरोइंग की हुई थी उस पे जो प्लांट्स या मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट किया था वो होल्ड बैक हो जाएगा, तो ये तो किसी भी कारोबारी और सनती इदारे की मौत होती है। ये तो ऐसी चीज ही नहीं है जिसपे वो सर्वाइवल कर सके, और ये हमें अब नजर आना शुरू हो गया है। तो ये भी एक बात जो है इंटरेस्ट रेट की भी, ये भी अब आप देखिए ERM जो है, एक्सपोर्ट रीफाइनेंस जो है, उसमें 3% का फर्क रह गया।